2.1 परिचय। यूनिट 1 में हमने समाज के विचारों और तार्किक समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अवलोकनीय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बीच तनाव के बारे में बात की। जैसा कि यूनिट 1 में उल्लेख किया गया है, क्योंकि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को सामाजिक दुनिया के अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, इसलिए अनुभववाद आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का केंद्र है। यूनिट 5 और 6 में आप फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम जैसे अनुभवजन्य शोध के समर्थकों के बारे में अधिक जानेंगे। अनुभववाद वह विचार है जो अनुभव, विशेष रूप से संवेदी अनुभव, ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। यह दृष्टिकोण तर्कवाद के विपरीत है, जो मानता है कि सभी ज्ञान आत्मनिरीक्षण और निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। अनुभववाद और तर्कवाद के बीच इस बहस ने लंबे समय से कई दार्शनिकों और शास्त्रीय समाजशास्त्रियों को दिलचस्पी दी है। चाहे वे अनुभववाद का पूरी तरह से समर्थन करते हों या नहीं, सामाजिक वैज्ञानिक हमेशा सामाजिक शोध के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं। यूनिट 2 में हम इस बारे में बात करेंगे कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण का क्या अर्थ है और कुछ नियमों के अनुसार सामाजिक शोध के लिए डेटा कैसे एकत्र किया जाए। हम अनुभवजन्य दृष्टिकोण का उपयोग करते समय आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि सामाजिक वास्तविकता को देखना आवश्यक है, लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह कैसे हुआ। अध्ययन की वस्तु का निर्धारण करते समय सामाजिक वैज्ञानिकों ने शोधकर्ता की स्थिति सहित शक्ति संबंधों और उनके निर्माण की जांच करने की आवश्यकता को महसूस किया है। इस इकाई के अनुभागों को पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के अपरिहार्य अनुभवजन्य अभिविन्यास और विविध दृष्टिकोणों को संभालने की आवश्यकता को समझेंगे। 2.2 अनुभवजन्य दृष्टिकोण। शुरुआत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई सामाजिक वैज्ञानिक अनुभववाद को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना अनुभवजन्य दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि वे अनुभववाद के सैद्धांतिक आधार को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक पद्धति के रूप में अनुभवजन्य दृष्टिकोण को स्वीकार्य पाते हैं। यही कारण है कि हम यहाँ अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। अनुभवजन्य दृष्टिकोण अवलोकन और अन्य प्रत्यक्ष तरीकों के माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा करने की पद्धति को संदर्भित करता है। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या किसी को केवल वैज्ञानिक के रूप में नामित विधि द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर भरोसा करना चाहिए या आम लोगों द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर भी भरोसा करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शुरुआती दौर में हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, एडवर्ड बर्नेट टायलर और लुईस हेनरी मॉर्गन जैसे विद्वान यात्रियों, मिशनरियों और प्रशासकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर काफी हद तक निर्भर थे। उस समय तार्किक विश्लेषण पर जोर दिया गया था और डेटा का उपयोग विचारों को चित्रित करने और आर्मचेयर विद्वानों द्वारा बनाए गए स्कीमा को भरने के लिए किया गया था। इन विद्वानों ने डेटा का चयन और तुलना करने के लिए अपने स्वयं के निर्णय का उपयोग किया। हालांकि एकत्रित तथ्यों की प्रामाणिकता का दावा करने के लिए सख्त नियमों के साथ डेटा के वैज्ञानिक संग्रह के लिए जोर दिया गया था। 2.3 डेटा संग्रह के नियम। डर्कहेम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस बात पर जोर दिया कि डेटा को कुछ नियमों के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं का एक बाहरी अस्तित्व होना चाहिए और उन्हें हमारे मानसिक प्रतिनिधित्व से अलग माना जाना चाहिए। डेस्कार्टिस ने मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में संदेह से शुरू करने की वकालत करके वैज्ञानिक पद्धति का आधार रखा। इसी तरह एक सच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिना सबूत के कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। आर्मचेयर विद्वानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दूसरे हाथ के डेटा को कमतर आंकता है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए स्पष्ट रूप से एकत्र किए गए डेटा पर भरोसा करते हैं। डेटा एकत्र करना समग्र वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा है और इसे समझने की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। यह हमें उन पूर्वाग्रहों के बिना डेटा एकत्र करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद हो सकते हैं। 2.4 सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यह विचार कि डेटा को व्यक्तिपरक समझ, पूर्वधारणा या पूर्वाग्रहों के बिना एकत्र किया जाना चाहिए, इस विश्वास को जन्म देता है कि वैज्ञानिकों को नैतिक और भावनात्मक रूप से तटस्थ रहना चाहिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इसी विश्वास से आता है।
इसका मतलब है कि यह स्वीकार करना कि अन्य संस्कृतियों की चीजें गलत या अजीब नहीं हैं। जातीयतावाद पर काबू पाना, यह विश्वास कि किसी के अपने मूल्य और विचार ही एकमात्र सही हैं, सभी सामाजिक विज्ञान के छात्रों को सिखाया जाता है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत कठिन है। मैं अपने अनुभव से एक उदाहरण साझा करूंगा। राजस्थान के एक सुदूर गांव में कुछ छात्रों के साथ फील्ड वर्क ट्रिप के दौरान हमने देखा कि वहां ज्यादातर शादियों में दुल्हन दूल्हे से बड़ी थी। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसकी पत्नी उससे 8 साल बड़ी थी और जिसे वह बहुत प्यार करता था। मैंने उससे एक सरल लेकिन उस समय मेरे लिए स्पष्ट प्रश्न पूछा, महिलाएं अपने पतियों से बड़ी क्यों होती हैं? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या वे आपके समुदाय में नहीं हैं? जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे समुदाय की महिलाएं लगभग हमेशा अपने पतियों से छोटी होती हैं, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनके आश्चर्य ने मुझे एहसास कराया कि हमारे मूल्य कितने गहरे रूप से जड़े हुए हैं और उन्हें दूर करना कितना कठिन है। हम अपनी संस्कृति में सामान्य चीजों को सामाजिक के बजाय प्राकृतिक के रूप में देखते हैं। इसी तरह मार्गरेट मीड ने अपने काम सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज में स्त्रीत्व और पुरुषत्व के सभी विचारों को चुनौती दी, जिन्हें पश्चिमी समाजों में प्राकृतिक माना जाता था। जब मैंने न्यू गिनी में टचम्बुली की साधारण दिखने वाली महिलाओं के साथ कर्ल और मेकअप वाले पुरुषों का वर्णन किया, तो मेरी अपनी कक्षा हंसी से लोटपोट हो गई। मीड के विवरण सटीक थे या नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से प्राकृतिक क्या है के मिथक को चुनौती दी। बॉक्स 2.1 मार्गरेट मीड का टचम्बुली संस्कृति का अध्ययन दिसंबर 1931 में मार्गरेट मीड ने अरापेश और बाद में मुदुगुमोर और टचम्बुली संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए न्यू गिनी की यात्रा की। उनके फील्डवर्क में इन संस्कृतियों में लिंग भूमिकाओं का अध्ययन करना शामिल था। मीड ने पाया कि अरापेश संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं से समान व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। यह संस्कृति बहुत सरल थी क्योंकि दोनों लिंग सक्रिय रूप से बच्चों का पालन पोषण करते थे। इसके विपरीत मुदुगुमोर संस्कृति बहुत उग्र थी। पुरुष और महिला दोनों ही मतलबी और आक्रामक थे। अक्सर बच्चों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता था और गलत लिंग के शिशुओं को आमतौर पर मरने के लिए नदी में फेंक दिया जाता था। मार्गरेट के लिए यह बहुत ही चौंकाने वाला अनुभव था। चाम्बुली संस्कृति में मार्गरेट मीड ने पाया कि पारंपरिक लिंग भूमिकाएं उलट गई थीं। महिलाएं सक्रिय और मजबूत थीं, जबकि पुरुष घर की देखभाल करते थे। ये निष्कर्ष एक अन्य पुस्तक सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज में प्रकाशित हुए थे। दुर्खीम ने सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता लाने का लक्ष्य रखा, यह मानते हुए कि चीजों को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं से पहचाना जा सकता है और समान घटनाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी विशिष्ट विशेषता या संस्था को कैसे परिभाषित किया जाता है। अक्सर यदि केवल सतही समानताओं पर विचार किया जाता है तो कोई विशेषता अनदेखी हो सकती है। इसलिए बाहरी दृश्यता की परिभाषा को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। प्रारंभिक मानवविज्ञानी तथाकथित आदिम समाजों में राजनीतिक संस्थाओं की पहचान करने के लिए संघर्ष करते थे। हालांकि फोर्टिस और इवांस प्रिचर्ड ने अपने मौलिक कार्य अफ्रीकी राजनीतिक प्रणालियों में पाया कि राजनीतिक तत्व रिश्तेदारी जैसी अन्य सामाजिक संस्थाओं में एकीकृत थे। उन्होंने इन तत्वों की पहचान उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनके कार्य से की। दुर्खीम ने वर्गीकरण विधियों को समझने पर काम किया। अपने निबंध आदिम वर्गीकरण में दुर्खीम और मॉस ने नैतिक या धार्मिक प्रकृति के प्रतीकात्मक वर्गीकरण और व्यावहारिक तकनीकी भेदों के बीच अंतर किया। नीधम ने अपने निबंध के परिचय में कहा कि दुर्खीम और मॉस की प्रमुख उपलब्धि समाजशास्त्रीय जांच में वर्गीकरण की विश्लेषणात्मक अवधारणा को पेश करना था। डेटा संग्रह में आने वाली समस्याएं अनुभवजन्य दृष्टिकोण। वैज्ञानिक या सामाजिक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण किसी चीज को उसके अंतर्निहित गुणों के आधार पर स्वीकार करना है, न कि पूर्वकल्पित विचारों के आधार पर। हालांकि सामाजिक डेटा में व्याख्या के बिना ऐसा अवलोकन एक भ्रम है। समाज संस्कृति या मनुष्यों द्वारा बनाई गई अर्थ प्रणालियों द्वारा आकार लेता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व जैसी अवधारणाएं इन अर्थ प्रणालियों का हिस्सा हैं और विभिन्न समाजों में उनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। व्यक्तिपरकता का मुद्दा भी है। जब हम तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं
तो हम पर्यवेक्षक के रूप में कितने वस्तुनिष्ठ रह सकते हैं? सामाजिक विज्ञानों में यह प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। कई सामाजिक वैज्ञानिक अब तटस्थता को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि मानवीय स्थितियों में तटस्थ और भावनाहीन रहना नैतिक रूप से गलत है। ये विद्वान कुछ स्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए मानवाधिकारों जैसे सार्वभौमिक मानदंडों की आवश्यकता को पहचानते हैं। कभी-कभी सामाजिक वैज्ञानिक विशेष रूप से हस्तक्षेप करने के लिए स्थितियों में प्रवेश करते हैं, जैसे कि विकास अध्ययन में या सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में कार्य करते समय। हालांकि हस्तक्षेप करना है या नहीं, इस पर बहस जारी है। सामान्य ज्ञान और विज्ञान के बीच अंतर। सामाजिक दुनिया की हमारी संवेदी धारणा पर भरोसा करते समय मुख्य प्रश्न यह है कि इन धारणाओं से स्वतंत्र विचारों को बनाए बिना संवेदी जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए। यह सामान्य ज्ञान और विज्ञान के बीच मुख्य अंतर है। सामान्य ज्ञान उन धारणाओं पर निर्भर करता है जो जरूरी नहीं कि कार्यकारण के वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हों। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों ही सतही समानताओं या मतभेदों के बजाय अंतर्निहित कार्यकारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिकों को घटनाओं की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए व्यक्तिगत उदाहरणों से परे देखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामाजिक दुनिया के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है, जो अक्सर अनावश्यक सामाजिक संघर्ष का कारण बनते हैं। कभी-कभी सामाजिक विज्ञान के निष्कर्ष आम विचारों के साथ संरेखित होते हैं, जिससे सामाजिक वैज्ञानिक सामान्य ज्ञान का हवाला देते हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, राजनीतिक कार्य, जिसमें सत्ता का प्रयोग करना या सत्ता के अंतर पर बातचीत करना शामिल है, परिवार, रिश्तेदारी या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि सामाजिक वैज्ञानिकों को गलत धारणाओं को दूर करने से परे जाना चाहिए। वे जटिल मुद्दों का सामना करते हैं, न केवल जाने-माने, नियमित मामलों से बल्कि असामान्य और कभी-कभी अनैतिक गतिविधियों से भी निपटते हैं। नैतिक और सामान्य क्या है, यह परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण है। आइए पहले नैतिकता और फिर सामान्य की अवधारणा पर चर्चा करें। 2.7 नैतिक क्या है? समाज में सब कुछ एक ही पैटर्न का पालन नहीं करता है। जब कोई सामाजिक वैज्ञानिक वास्तविक मानव व्यवहार और गतिविधियों को देखता है, तो हमेशा इस बारे में अलग-अलग राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वैज्ञानिक को कोई नैतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्या सही है या गलत यह किसी के अपने मूल्यों से तय नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका एक सार्वभौमिक संदर्भ होना चाहिए। स्वास्थ्य और जीवन जैसे कल्याण के कुछ सार्वभौमिक मानदंड होने चाहिए, जिनके द्वारा हम किसी कार्य को सही या गलत के रूप में आंक सकते हैं। हालांकि यह सामाजिक विज्ञानों में एक सतत समस्या रही है। हम नैतिकता या आचार संहिता का एक सार्वभौमिक कोड कैसे बना सकते हैं? हम जातीयतावाद पर काबू पाने के साथ सांस्कृतिक सापेक्षता के विचार को कैसे संतुलित करते हैं? उदाहरण के लिए, मानवविज्ञानियों पर मानव बलि और शिशुहत्या सहित किसी भी समाज में हर प्रथा को सही ठहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। यह अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम सही और गलत की अवधारणाओं का कैसे आकलन करते हैं जब वे हम पर लागू नहीं होते हैं। जैसा कि बार्न्स ने कहा है, प्राकृतिक वैज्ञानिक का कार्य सरल है क्योंकि उनके डेटा अधिक ठोस और विश्वसनीय हैं, और उनके द्वारा अध्ययन की जाने वाली प्राकृतिक घटनाओं से उनका अलगाव स्पष्ट है। हालांकि सामाजिक वैज्ञानिक ऐसे डेटा से निपटते हैं जो आमतौर पर अविश्वसनीय और अस्पष्ट होते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा अध्ययन की जाने वाली घटनाओं के साथ उनका संबंध दो तरफा होता है। वे जिन लोगों का अध्ययन करते हैं, वे न केवल संवाद करते हैं, बल्कि वे जवाब भी देते हैं। इसलिए यदि हम कार्य की कठिनाई को इंगित करना चाहते हैं, तो यह सामाजिक विज्ञान है, न कि भौतिकी या रसायन विज्ञान, जिसे कठिन कहा जाना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक विज्ञान में सीमित सफलता से पता चलता है कि सामाजिक विज्ञान वास्तव में एक कठिन क्षेत्र है। नैतिक समस्याएं इस कठिनाई का एक बड़ा हिस्सा हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में भी नैतिक प्रश्न आते हैं। उदाहरण के लिए, हम सभी सामूहिक विनाश के हथियारों और आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संबंधित नैतिक प्रश्नों के बारे में जानते हैं। लेकिन जैसा कि लास्लो और विल्बर ने बताया,
यह केवल वैज्ञानिक खोजों के मानव जाति को प्रभावित करने के बाद ही है कि हम प्राकृतिक विज्ञानों में नैतिक प्रश्न उठाते हैं। अन्यथा मनुष्य भौतिकी के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में हम हमेशा मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि हम लगातार नैतिक प्रश्नों का सामना करते हैं और उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। इस बिंदु पर हमारे आसपास की सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने में नैतिक समस्याओं की सराहना करने के लिए प्रतिबिंब और कार्रवाई 2.1 अभ्यास को पूरा करना एक अच्छा विचार लगता है। प्रतिबिंब और कार्रवाई 2.1 नीचे दिया गया अंश पढ़े, जो 1981 में ऋषि वैली स्कूल में अपने फील्ड वर्क के बारे में थापन से है। उनके फील्ड वर्क में समस्या की प्रकृति की पहचान करें। प्रतिभागियों को धोखा न देने और क्षेत्र में उनकी सद्भावना को न खोने और नृवंश विज्ञानियों पर रखे गए विश्वास और भरोसे के संदर्भ में इसके नैतिक और नैतिक दोनों पहलुओं पर चर्चा करें, और जिसे मानवीय दृष्टि से धोखा देना आमतौर पर संभव नहीं है। अपनी चर्चा के आलोक में कागज की एक अलग शीट पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। थापन से अंश। यह नृवंश विज्ञानी ही है जो प्रतिभागियों का सहयोग प्राप्त करना चाहता है और इस प्रकार उसे बातचीत करने, मनाने और वैकल्पिक रणनीतियों का उपयोग करने की पहल करनी होती है ताकि वह जानकारी प्राप्त कर सके जो गुप्त है और इसलिए प्रतिबंधित है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों के सामने अलग अलग मोर्चे प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है, जैसा कि मैंने किया, ताकि खुद को पूरे समुदाय के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके और इस तरह गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सके। प्रतिभागियों के साथ सफलता नृवंश विज्ञानी की बातचीत को इस तरह से संभालने की क्षमता पर निर्भर करती है जिससे विश्वास और भरोसा पैदा हो। कुछ प्रतिभागी निश्चित रूप से बातचीत में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं और नृवंश विज्ञानी के पास उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोई शक्ति नहीं है। एक बार जब नृवंश विज्ञानी ने दूसरों से जानकारी प्राप्त कर ली है जो मित्र और मुखबिर बन जाते हैं, तो शक्ति का संतुलन प्रतिभागियों से नृवंश विज्ञानी के पास चला जाता है, क्योंकि बाद वाला किसी भी वांछित तरीके से जानकारी का उपयोग करना चुन सकता है। प्रश्न: क्या क्षेत्र में मेरे मुखबिरों को धोखा देने की भावना के कारण शोध के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को छोड़ देना उचित है? क्या शोधकर्ता के पास वास्तव में उस तरह की शक्ति है जो उसके पास संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद है? क्या यह आवश्यक है कि शोध के दौरान प्राप्त सामग्री के उपयोग को नृवंश विज्ञानी द्वारा व्यावहारिक, नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाए? चिंतन और कार्रवाई 2.1 ऋषि वैली स्कूल में थापन के फील्ड वर्क का विश्लेषण। परिचय: नृवंश विज्ञान में फील्ड वर्क अक्सर शोधकर्ताओं को जटिल नैतिक और नैतिक दुविधाओं के साथ प्रस्तुत करता है। ये मुद्दे डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, प्राप्त की गई जानकारी की प्रकृति और नृवंश विज्ञानी और प्रतिभागियों के बीच बनने वाले संबंधों से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। ऋषि वैली स्कूल में 1981 में अपने फील्ड वर्क से थापन का अंश महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने और नैतिक अखंडता बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। यह विश्लेषण उनके दृष्टिकोण के नैतिक और नैतिक पहलुओं, इसमें शामिल शक्ति, गतिशीलता और एकत्रित सामग्री का उपयोग करने में व्यावहारिक, नैतिक और मानवीय विचारों का पालन करने की आवश्यकता का पता लगाता है। थापन के फील्ड वर्क में समस्या की प्रकृति। थापन का फील्ड वर्क एक मौलिक नैतिक मुद्दे को दर्शाता है: मूल्यवान, अक्सर गुप्त जानकारी प्राप्त करने और प्रतिभागियों के विश्वास और गोपनीयता का सम्मान करने के बीच तनाव। समस्या बहुआयामी है, जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं: धोखा और विश्वास। थापन विभिन्न प्रतिभागियों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभिन्न मोर्चों का उपयोग करने का उल्लेख करते हैं। इस दृष्टिकोण को भ्रामक माना जा सकता है, जो समुदाय के सदस्यों द्वारा नृवंश विज्ञानियों पर रखे गए भरोसे को कमजोर कर सकता है। शक्ति की गतिशीलता। एक बार जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद नृवंश विज्ञानियों के पास इस बात पर महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। शक्ति में यह बदलाव नैतिक दुविधाओं को जन्म दे सकता है, खासकर अगर जानकारी संवेदनशील हो और इसका दुरुपयोग होने पर प्रतिभागियों को नुकसान हो सकता है। नैतिक जिम्मेदारी। नृवंश विज्ञानियों का नैतिक कर्तव्य है कि वे प्रतिभागियों को उनकी जानकारी के प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचाएं। यह जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने तक फैली हुई है कि प्रतिभागियों की गोपनीयता और निजता बनी रहे। थापन के फील्ड वर्क के नैतिक और नैतिक पहलू।
विश्वास और आत्मविश्वास। नृवंश विज्ञान अनुसंधान में विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण महत्वपूर्ण है। बातचीत करने, मनाने और अलग-अलग मोर्चों को पेश करने की थापन की रणनीति प्रतिभागियों के साथ वास्तविक संबंध बनाए रखने में चुनौतियों को उजागर करती है। नैतिक रूप से, एक नृवंश विज्ञानियों को पारदर्शिता और ईमानदारी का लक्ष्य रखना चाहिए, एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां प्रतिभागी विश्वासघात के डर के बिना अपने अनुभव साझा करने में सुरक्षित महसूस करें। धोखा और नैतिक सीमाएं। जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखे का उपयोग करना, भले ही अच्छे इरादे से किया गया हो, नैतिक सीमाओं को पार करता है। यदि प्रतिभागियों को बाद में पता चलता है कि उन्हें गुमराह किया गया था, तो इससे विश्वास में कमी आ सकती है। नृवंश विज्ञानियों को अपने मुखबिरों के प्रति सत्यनिष्ठ और सम्मानजनक होने के दायित्व के साथ व्यापक डेटा की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए। प्रश्न और विश्लेषण। 1. क्या क्षेत्र में मेरे मुखबिरों को धोखा देने की भावना के कारण शोध के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को छोड़ना उचित है? मुखबिरों को धोखा देने के डर से महत्वपूर्ण निष्कर्षों को छोड़ना एक जटिल निर्णय है। एक और, यदि महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ दिया जाता है, तो शोध की अखंडता से समझौता किया जा सकता है। दूसरी ओर, प्रतिभागियों के विश्वास और सद्भावना को बनाए रखना सर्वोपरि है। नैतिक विचार। नृवंश विज्ञानियों का कर्तव्य है कि वे अपने प्रतिभागियों की रक्षा करें। यदि कुछ जानकारी का खुलासा करने से उन्हें नुकसान हो सकता है या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे निष्कर्षों को बाहर करना नैतिक हो सकता है। कोई नुकसान न करें कि सिद्धांत को निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना चाहिए। नैतिक विचार। नैतिक रूप से, मुखबिरों के भरोसे को धोखा देने से न केवल प्रतिभागियों के लिए बल्कि भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए भी दीर्घकालिक नतीजे हो सकते हैं, जिन्हें समुदाय से संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ईमानदारी और सम्मान के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना शोध प्रक्रिया की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता को मजबूत करता है। व्यावहारिक निहितार्थ। व्यावहारिक रूप से, शोधकर्ता संवेदनशील डेटा को गुमनाम करने या इसे ऐसे तरीके से प्रस्तुत करने के तरीके खोज सकते हैं जिससे प्रतिभागियों की पहचान उजागर न हो। यह दृष्टिकोण मुखबिरों की सुरक्षा के लिए नैतिक दायित्व के साथ व्यापक शोध की आवश्यकता को संतुलित करने में मदद कर सकता है। 2. क्या शोधकर्ता के पास वास्तव में उस तरह की शक्ति है जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके पास है? नृवंश विज्ञान अनुसंधान में शक्ति की गतिशीलता वास्तव में संवेदनशील जानकारी प्राप्त होने के बाद शोधकर्ता की ओर झुकी हुई है। हालांकि, इस शक्ति की सीमा कई कारकों से प्रभावित होती है। सूचना पर नियंत्रण। शोधकर्ता नियंत्रित करता है कि जानकारी का उपयोग, व्याख्या और प्रस्तुति कैसे की जाती है। यह नियंत्रण प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर जानकारी संवेदनशील या विवादास्पद है। प्रतिभागियों के प्रति जिम्मेदारी। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शोधकर्ताओं को अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जानकारी का उपयोग नैतिक और जिम्मेदारी से किया जाए। इसमें प्रतिभागियों पर संभावित प्रभाव पर विचार करना और उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास करना शामिल है। जवाबदेही। शोधकर्ता न केवल अपने प्रतिभागियों के प्रति बल्कि व्यापक शैक्षणिक समुदाय और समाज के प्रति भी जवाबदेह हैं। सूचना का दुरुपयोग नैतिक उल्लंघन और विश्वसनीयता की हानि का कारण बन सकता है। इसलिए, शक्ति का प्रयोग करने और नैतिक मानकों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संस्थागत और कानूनी ढांचे। संस्थागत समीक्षा बोर्ड, IRB, और नैतिक दिशानिर्देश ऐसे ढांचे प्रदान करते हैं जो संवेदनशील जानकारी के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। शोधकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए कि उनकी शक्ति का प्रयोग नैतिक सीमाओं के भीतर किया जाए। 3. क्या यह आवश्यक है कि शोध के दौरान प्राप्त सामग्री के नृवंश विज्ञानी द्वारा उपयोग को निर्धारित करने के लिए व्यावहारिक, नैतिक और मानवीय विचारों की आवश्यकता है? बिल्कुल, व्यावहारिक, नैतिक और मानवीय विचार यह निर्धारित करने में आवश्यक है कि नृवंश विज्ञानी शोध के दौरान प्राप्त सामग्री का उपयोग कैसे करता है। ये विचार सुनिश्चित करते हैं कि शोध प्रक्रिया और उसके परिणाम नैतिक रूप से सही हों और प्रतिभागियों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करें। व्यावहारिक विचार। व्यावहारिक रूप से, संवेदनशील जानकारी के उपयोग को प्रतिभागियों की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
इसमें डेटा को गुमनाम करना, सूचित सहमति प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि शोध के निष्कर्ष समुदाय को नुकसान न पहुंचाएं। नैतिक विचार। नैतिक रूप से शोधकर्ताओं का दायित्व है कि वे प्रतिभागियों की स्वायत्तता, गोपनीयता और गरिमा का सम्मान करें। इसमें शोध प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी होना, वास्तविक सहमति प्राप्त करना और जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा, इस बारे में ईमानदार होना शामिल है। मानवीय विचार। मानवीय स्तर पर शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों की भेद्यता और नृवंश विज्ञानियों पर उनके भरोसे को पहचानना चाहिए। अकादमिक या पेशेवर लाभ के लिए इस भरोसे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। शोधकर्ताओं को ज्ञान की खोज पर अपने प्रतिभागियों की भलाई और हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। ऋषि वैली स्कूल में थापन के फील्ड वर्क ने नृवंश विज्ञानियों के सामने आने वाली जटिल नैतिक और नैतिक चुनौतियों को सामने लाया है। समस्या की प्रकृति प्रतिभागियों के विश्वास और गोपनीयता की रक्षा करने के नैतिक दायित्व के साथ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता को संतुलित करने में निहित है। नृवंश विज्ञानियों को इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके तरीके और जानकारी का उपयोग व्यावहारिक, नैतिक और मानवीय विचारों द्वारा निर्देशित हो। प्रश्नों के उत्तर में यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण निष्कर्षों को छोड़ना आवश्यक हो सकता है यदि उनके प्रकटीकरण से मुखबिरों को धोखा मिलेगा और नुकसान होगा। यह निर्णय किसी को नुकसान न पहुंचाए के सिद्धांत और विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के बाद शोधकर्ताओं के पास जो शक्ति होती है वह बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नैतिक दिशानिर्देश और जवाबदेही तंत्र यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। शोध के दौरान प्राप्त सामग्री का उपयोग कैसे किया जाए, यह निर्धारित करने में व्यावहारिक, नैतिक और मानवीय विचार आवश्यक हैं। ये विचार सुनिश्चित करते हैं कि शोध प्रक्रिया प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याण का सम्मान करती है। अंततः शोध प्रक्रिया की नैतिक और नैतिक अखंडता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि निष्कर्ष स्वयं। नृवंश विज्ञानियों को अपने शोध को इस तरह से संचालित करने का प्रयास करना चाहिए जो उनके प्रतिभागियों द्वारा उन पर रखे गए विश्वास और भरोसे का सम्मान करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका काम क्षेत्र और उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समुदायों में सकारात्मक योगदान देता है। 2.8 मानदंड क्या है? सामाजिक दुनिया का अध्ययन करते समय विचार करने के लिए एक पहलू यह है कि आदर्श क्या है, अर्थात मानक, नियमित, सामान्य या विशिष्ट क्या है। कार्य यह निर्धारित करना है कि क्या आदर्श है और क्या रोगात्मक है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक विज्ञान के लिए यह तय करना महत्वपूर्ण है कि आदर्श क्या है। प्रारंभिक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में यह माना जाता था कि समाज समरूप थे, जिसमें सभी समान मूल्य और मानदंड साझा करते थे। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे समाज एक नृवंश विज्ञानी का सपना थे। कोई भी मानव समाज भेदभाव के बिना नहीं है, जिसका अर्थ है कि समाज के विभिन्न वर्गों के अलग अलग मूल्य और दृष्टिकोण हैं। यह एहसास नारीवादी, सबाल्टर्न और तीसरी दुनिया के दृष्टिकोणों के उदय के साथ बढ़ा, जिसने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिसे आदर्श और नियमित माना जाता था वह केवल समाज के एक हिस्से के लिए था, जो अक्सर केवल पुरुषों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। वेनर द्वारा बॉक्स 2.2 का पुनर्अध्ययन देखें। बॉक्स 2.2 विनर द्वारा पुनः अध्ययन। महिला मानवविज्ञानी विनर द्वारा ट्रोब्रियन द्वीप समूह में मालिनोव्स्की के काम का अभूतपूर्व पुनः अध्ययन से पता चला कि मालिनोव्स्की ने जो पूरे ट्रोब्रियन समाज के लिए सच बताया था वह वास्तव में केवल पुरुषों के लिए सच था। महिलाओं की दुनिया को नज़रअंदाज कर दिया गया था, फिर भी यह ट्रोब्रियन द्वीप समूह पर जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन विचारों ने सैद्धांतिक रुख में संशोधनों को जन्म दिया, जिसमें बहुसंस्कृतिवाद भी शामिल है, जो विभिन्न देशों में बसने वाले लोगों के वैश्विक आंदोलन के कारण सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण हो गया है। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर लौटते हुए पहले के विकासवादी सामाजिक वैज्ञानिकों ने माना कि यह तय करने के लिए एक सार्वभौमिक मानक हो सकता है कि आदर्श क्या है, और यह कि कुछ स्वाभाविक रूप से आदर्श है जो रोगात्मक के विपरीत है। उन्होंने सोचा कि इसे सांख्यिकीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन दुर्खीम ने भी निगमनात्मक तर्क की आवश्यकता को स्वीकार किया। एक आदर्श सामाजिक घटना की पहचान करने का एक तरीका विभिन्न मानव समाजों में इसके वितरण की जांच करना है।
यदि कोई घटना अधिकांश समुदायों में पाई जाती है तो विभिन्न अभिव्यक्तियों के बावजूद इसे आदर्श माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, लगभग सभी मानव समाजों में किसी न किसी प्रकार का समूह होता है जिसे परिवार कहा जाता है। इसलिए किसी भी रूप में परिवार को आमतौर पर मानव समाज के एक आदर्श भाग के रूप में देखा जाता है और इस संस्था के टूटने या न होने को रोगात्मक माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि सामान्यता को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है और इसे विभिन्न समाजों में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी घटना के समय के वितरण पर विचार किया जाना चाहिए, जो दर्शाता है कि एक समय में जो आदर्श है वह दूसरे ऐतिहासिक काल में ऐसा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक दुनिया में एक परिवार में एकल माता-पिता या समान लिंग वाले माता-पिता शामिल हो सकते हैं, जिन्हें कुछ दशक पहले असामान्य माना जाता था। दुर्खीम के समय में समय और स्थान में परिवर्तनशीलता को विकास द्वारा समझाया गया था, लेकिन आज इतिहास ने विकास को बदल दिया है, जिससे एक महत्वपूर्ण अंतर आया है क्योंकि प्रगति को अब परिवर्तन के अंतर्निहित तंत्र के रूप में नहीं देखा जाता है। जिस तरह हमारे पास अंतरिक्ष में सांस्कृतिक सापेक्षता की अवधारणा थी, वह अब समय के साथ लागू होती है। हम अतीत और भविष्य की घटनाओं के बारे में तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान घटनाओं के बारे में तटस्थता मानवीय रूप से संभव नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में मानवीय व्यक्तिपरकता को स्वीकार करने से उत्तराधुनिक सिद्धांत का उदय हुआ है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की बाद की इकाइयों में पढ़ेंगे। दुर्खीम ने जिस तार्किक सामान्यता की बात की, उसे एक विशेष पर्यवेक्षक के तर्क के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि दुर्खीम ने कॉम्टे जैसे पूर्ववर्तियों द्वारा प्रस्तावित विकास के सार्वभौमिक नियमों का मुकाबला करने के लिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद को स्वीकार किया। उन्होंने किसी घटना के अस्तित्व के कारण और उसके कार्य के बीच भी अंतर किया, उस उद्देश्यवाद से परहेज किया जिसे बाद के कार्यात्मकवादियों ने अक्सर अपनाया। यह हमें इस सवाल पर लाता है कि शोध के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों को कैसे समझा जाए। 2.9 एकत्रित डेटा को समझना। सामाजिक विज्ञान में शुरुआती लोगों के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का उपयोग करने का मतलब सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए डेटा एकत्र करना है। पहले कुछ डेटा प्रकारों को वैज्ञानिक उपयोग के लिए अस्वीकार कर दिया गया था, खासकर जब प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की तुलना की जाती थी। उदाहरण के लिए, यात्रियों और मिशनरियों से प्राप्त डेटा को अविश्वसनीय माना जाता था। एक धारणा थी कि समाज को कालातीत नियमों का पालन करते हुए एक प्राकृतिक जीव की तरह समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था, प्रणाली और संतुलन जैसी अवधारणाओं का उपयोग सामाजिक कार्यों को समझाने के लिए किया जाता था। केवल क्षेत्र में प्रशिक्षित सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को ही विश्वसनीय माना जाता था। तुलना के लिए केवल अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों के काम को ही वैध माना जाता था, न कि आम लोगों या इतिहासकारों के काम को। जैसे जैसे अधिक पर्यवेक्षक इस क्षेत्र में प्रवेश करते गए, यह स्पष्ट हो गया कि अवैयक्तिक पर्यवेक्षक का विचार लगभग एक मिथक था। समोआ डेटा पर मार्गरेट मीड और डेरेक फ्रीमैन के बीच बहस इस बिंदु को दर्शाती है। संघर्ष सिद्धांतकारों ने संतुलन और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित सिद्धांतों को चुनौती दी। पर्यवेक्षक एक अचेतन आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करते हैं। पद्धतियाँ। इतिहास की अनदेखी एक मुद्दा बन गई क्योंकि हर समाज का एक इतिहास होता है। ऐतिहासिक दस्तावेज, जीवन इतिहास, आख्यान और विषयों से सीधे बयान पर्यवेक्षक की व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो गए। वैज्ञानिक अवलोकन में तर्क के बजाय अंतर्ज्ञान को मान्यता मिली। बॉक्स 2.3 डैन स्पर्बर की सहज समझ पर टिप्पणी देखें। बॉक्स 2.3 डैन स्पर्बर की सहज समझ पर टिप्पणी। स्पर्बर ने नोट किया कि क्षेत्र का ज्ञान डायरी, फिल्म, साक्षात्कार, मानचित्र, दस्तावेज, जीवन इतिहास, चित्र और वंशावली में डेटा के रूप में घर आता है। इसके साथ ही संस्कृति के लंबे संपर्क से एक सहज समझ भी आती है। इस समझ को हासिल करने के लिए एक शोधकर्ता को विषयों के साथ महत्वपूर्ण समय बिताना चाहिए। इससे एक सहानुभूतिपूर्ण समझ विकसित होती है। अध्ययन किए गए लोगों की आंखों से दुनिया को देखना। शुरू में अजीबोगरीब चीजें समझ में आने लगती हैं। फिर सामाजिक वैज्ञानिक डेटा को एक सामान्य वैचारिक ढांचे में प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्तिगत सहज समझ को व्यापक अनुशासनात्मक अवधारणाओं के साथ मिलाता है।
सहज समझ का महत्व। डेटा एकत्र करना या केवल अवलोकन करना समझ के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे और औसत दर्जे के काम के बीच मुख्य अंतर यह है कि विद्वान डेटा को कितनी सहज समझ के साथ लाता है। डेटा संग्रह में चुनौतियां। क्षेत्र में सब कुछ देखना और उसका निरीक्षण करना असंभव है। वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ कार्य में विश्वास रखने वाले विद्वानों ने विशिष्ट अवलोकनों से सामान्यीकरण किया, जिससे एक समरूप समाज का निष्कर्ष निकला। इस पद्धति का अभी भी पालन किया जाता है, लेकिन अब समूहों और संस्कृतियों के भीतर विविधताओं की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हर वह चीज जो आदर्श से विचलित होती है, उसे विचलन के रूप में नहीं देखा जाता, इसे विविधता के रूप में पहचाना जाता है। सांख्यिकीय आवृत्ति विधियां अक्सर स्थिति का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इन परिणामों को उनके कारणों को समझने के लिए आगे गुणात्मक और सहज निगमनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, भारत में कई लापता महिलाओं को दिखाने वाले लिंग अनुपात पर सांख्यिकीय डेटा पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के हाशिए पर होने की व्याख्या नहीं करता है। कारणों की जांच करने से महिला उपेक्षा और हत्याओं के कई गैरसमान कारण सामने आते हैं, जो सभी परंपरा में निहित नहीं है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण भारत में घटते लिंग अनुपात ने विद्वानों को अतीत में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में कारणों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। अधिकांश समाजों में, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, कई आवाजें मौजूद होती हैं। लोग हमेशा दैनिक जीवन में पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट का पालन नहीं करते हैं। मानदंडों के बारे में अक्सर बात की जाती है, लेकिन कार्रवाई में उनका पालन नहीं किया जाता है। इन मानदंडों को लगातार बदला और अपडेट किया जा रहा है, जैसा कि बार्थ ने अपनी पुस्तक कॉस्मोलॉजीज इन द मेकिंग में दिखाया है। जो व्यक्ति मौखिक परंपराओं को जानता है, वह उन्हें बदल भी सकता है। इसलिए, मौखिक परंपराएं व्यक्ति से व्यक्ति और पीढ़ियों के माध्यम से समय और स्थान के पार जाने पर बदलती हैं। परंपरा से कुछ विचलन केवल व्यक्तिगत सुविधा के लिए होते हैं। हम में से कई लोग दैनिक अनुष्ठानों और शादियों जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं में ऐसे समायोजन से परिचित हैं। अन्य विचलन विद्रोह या अवज्ञा के जानबूझकर किए गए कार्य हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर संस्कृति के विपरीत माना जाता है और महिलाओं और वंचितों जैसे हाशिए के समूहों के प्रतिरोध में देखा जाता है। सामाजिक अनुसंधान में विविधताओं का प्रबंधन। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करते समय हमें विविधताओं को उनके अर्थों के संदर्भ में स्वीकार और व्याख्या करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान अवलोकन में समय लगता है और डेटा को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए ईमानदार प्रयास की आवश्यकता होती है। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जो कई कारणों और प्रभावों के साथ जटिल हैं। जैसा कि होम्सवुड और स्टीवर्ट कहते हैं, सामाजिक विज्ञानों में समस्याग्रस्त व्याख्याओं को अनदेखा या अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार किया जाना चाहिए। एक आदर्श व्याख्या की खोज एक भ्रम है, क्योंकि मनुष्य रचनात्मक और स्वतंत्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि नियमितताओं को नहीं देखा जा सकता है या सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सामाजिक विज्ञान संभव नहीं होगा। सामाजिक वैज्ञानिक वास्तविक नियमितताओं और उन लोगों के बीच संतुलन बनाते हैं जिन्हें वे अपने डेटा पर लागू करना चाहते हैं। संरचना और क्रिया के बीच क्लासिक द्वंद्व से निपटते हैं। व्यापक सामान्यीकरण अक्सर विशिष्ट घटनाओं के विस्तृत स्पष्टीकरण का त्याग करते हैं, लेकिन विशिष्ट को समझाने के लिए सामान्य आवश्यक है। अनुभवजन्य अवलोकन और व्याख्याओं में एक और समस्या यह है कि जब हमारी अपनी संवेदी धारणाओं से परे कुछ चीजें दूसरों की धारणाओं के भीतर होती हैं, या ऐसा वे दावा करते हैं। जब मुखबिर कहते हैं कि वे आत्माओं को देखते हैं, मृतकों से बात करते हैं, या किसी दूसरी दुनिया में उनके परिवार हैं जिनके साथ वे संवाद करते हैं, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? बॉक्स 2.4 साउरा उदाहरण। उड़ीसा में एक जनजाति, साउरा, मृतकों और जीवितों के बीच कोई विभाजन नहीं देखती है। उनके लिए मृतक पास के किसी अन्य स्थान पर रहते हैं और वे नियमित रूप से मिलते और बातचीत करते हैं। यह साउरा के लिए कोई समस्या नहीं है, जो अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की बात करते हैं जो वास्तव में बहुत पहले मर चुका है। उनके पास आत्मा की दुनिया में पति पत्नी और बच्चे भी हैं जिनके साथ वे संपर्क में रहते हैं। हम साउरा उदाहरण को कैसे समझा सकते हैं? वैज्ञानिक तर्कसंगता का पालन करते हुए हम कह सकते हैं कि उस संस्कृति में हर कोई मतिभ्रम कर रहा है या झूठ बोल रहा है।
एक और व्याख्या यह हो सकती है कि विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। वे ऐसी चीजें देख पाते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, कास्टानेडा के काम के समान, जिसे कुछ लोगों ने स्वीकार किया और दूसरों ने संदेह किया। एक तीसरी व्याख्या यह हो सकती है कि सांस्कृतिक तंत्र संवेदी धारणाओं से अर्थ निकालने में मदद करते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक पहाड़ी समुदाय में एक लामा को एक मरते हुए व्यक्ति से आत्मा के भागने का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। जब पूछा गया कि लामा इसे कैसे देखता है, तो अविश्वसनीय जवाब था, उसे क्यों नहीं देखना चाहिए। जो हमें अविश्वसनीय लगता है वह दूसरों के लिए स्पष्ट हो सकता है, लेकिन अगर यह हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है तो हमें क्या करना चाहिए? इवांस प्रिचर्ड ने एक तर्कसंगत, प्रत्यक्षवादी, कार्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से अजांडे जादू टोना की व्याख्या की, अभिनेताओं के व्यक्तिपरक अनुभवों को अनदेखा किया और जादू टोने की सामाजिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बात पर टिप्पणी नहीं की कि अजांडे जादू टोने के बारे में भावनात्मक या अनुभवात्मक रूप से क्या महसूस करते थे, केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इसकी भूमिका पर। अन्य मामलों में, विश्लेषक अभिनेताओं के लिए इन अनुभवों के अर्थों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व के जाल में एकीकृत कर सकते हैं, जैसा कि गिर्च करते हैं। हालांकि, अधिकांश वैज्ञानिक अभिनेताओं के अनुभवों और धारणाओं की सच्चाई को संबोधित करने से बचते हैं। कुछ हालिया विद्वानों ने अभिनेताओं के क्षेत्र के अनुभवों से जुड़ाव किया है। उदाहरण के लिए, सैक्स गढ़वाल में पांडव लीला प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान एक असाधारण अनुभव में ले जाए जाने का वर्णन करता है। सांस्कृतिक अध्ययन का एक अन्य आयाम मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार का सापेक्ष महत्व है। विद्वान अक्सर संस्कृति को भाषा के बराबर मानते हैं, मौखिक संचार को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसे अधिक मानवीय माना जाता है, जबकि गैर मौखिक व्यवहार को अधिक प्राकृतिक और पशुवत माना जाता है। संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ना। विद्वानों का एक और समूह, जैसे कि इंगोल्ड और गेल, संस्कृति को दुनिया के साथ बातचीत करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, जहां यह बातचीत पर्यावरण के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध बनाती है। मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ जुड़ते हैं, इस बातचीत से व्याख्याएं बनाते हैं, न कि सांस्कृतिक रूप से बनाए गए अर्थों के पर्यावरण से शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी शारीरिक बातचीत, जो शुरू में प्राकृतिक होती है, पर्यावरण को ऐसे अर्थों से भर देती है जो फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। लिखित रिकॉर्ड के बिना, ये अर्थ केवल आंशिक रूप से पारित हो सकते हैं, और आंशिक रूप से हर बार जब कोई अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करता है तो फिर से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिकारी संग्रहकर्ता समूह में एक बच्चा जंगलों में घूमकर, भोजन ढूंढकर और जीवित रहने की कोशिश करके पर्यावरण के बारे में सीखता है। इसका एक वास्तविक जीवन का उदाहरण निसा, द लाइफ एंड वर्ड्स ऑफ ए कुंग वुमन है, जो शोस्टक द्वारा प्रलेखित झाड़ियों में एक शिकारी संग्रहकर्ता महिला के जीवन को रिकॉर्ड करता है। शोध लक्ष्यों को समझना। सामाजिक अनुसंधान में विविधताओं के प्रबंधन पर अनुभाग हमें हमारे शोध के मूल लक्ष्य को समझने के विषय की ओर ले जाता है। आइए इस मुद्दे पर आगे चर्चा करें। अध्ययन की वस्तु को समस्याग्रस्त बनाना। हमें अपने अध्ययन की वस्तु को समस्याग्रस्त बनाने की आवश्यकता है। हम अपने अध्ययन के मूल लक्ष्य को कैसे समझें और समाज और संस्कृति की अवधारणा कैसे बनाएं? प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत, हमारे सामने कोई ठोस वस्तु नहीं होती। इसके बजाय, हम अपने अवलोकनों और मान्यताओं से समाज और संस्कृति का अनुमान लगाते हैं। अनुमान प्रक्रिया अस्पष्ट और विवादास्पद हो सकती है। उदाहरण के लिए, समाज को अध्ययन की वस्तु के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका इसकी भौगोलिक परिभाषा है। मालिनोवस्की ने 1922 में ट्रोब्रियन द्वीपवासियों का अध्ययन किया, मीड ने 1928 में समोआ का अध्ययन किया और रेडक्लिफ ब्राउन ने 1922 में अंडमान द्वीपवासियों के बीच प्रमुख शोध किया। इन विदेशी स्थानों में अनूठी संस्कृतियां होने का अनुमान लगाया जाता है। समाज को विवाह जैसी अन्य सीमाओं से भी परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जाति या जाति को अंतर्विवाह द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अन्य सदस्यता मानदंड भी हो सकते हैं। हालांकि, सभी इकाइयों की स्पष्ट सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म जैसे धर्म का अध्ययन विशाल और असीम हो सकता है। कभी-कभी, कोई व्यक्ति जो अध्ययन करना चाहता है, वह किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हो सकता है,
जैसे कि प्रवासी या अप्रवासी समूह। किसी स्थान से बंधे होने पर भी सामाजिक घटनाएं सीमित नहीं हो सकती हैं, जैसे कि ग्रामीण भारत के किसी गांव का अध्ययन करना बिना मास मीडिया और राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावों पर विचार किए। तेजी से एक सीमित समाज की अवधारणा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण मल्टीसाइटेड नृवंश विज्ञान और नेटवर्क जैसी तकनीकें पहले की प्रणाली की अवधारणा की जगह ले रही हैं। अक्सर समाज को वस्तुनिष्ठ इकाई के बजाय व्यक्तिपरक इकाई के रूप में देखा जाता है। एक समाज या समुदाय इसलिए मौजूद है क्योंकि उसके प्रतिभागी इसे इस तरह परिभाषित करते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म का अध्ययन करने का मतलब बाहरी परिभाषा बनाने के बजाय उन लोगों का अध्ययन करना होगा जो हिंदू के रूप में पहचान करते हैं। एक संस्कृति को मानव समूह के भीतर दुनिया के बारे में साझा प्रतिनिधित्व की अधिकतम मात्रा के रूप में देखा जा सकता है। यह समूह प्रतिनिधित्व साझा करके खुद को एक समाज के रूप में परिभाषित करता है। प्रतिनिधित्व या संस्कृति का ऐसा साझाकरण कठोर नहीं है, यह खुद को रूपांतरित, फैलाता और प्रत्यारोपित करता है। भारत में समाज की एक इकाई का अध्ययन करते समय, जैसे कि युवाओं के बीच, हम विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनमें यूएसए और जापान की संस्कृतियां भी शामिल हैं। यहाँ कार्य आरोपित को मूल से अलग करना है, लेकिन विचारों और विश्व व्याख्याओं के ऐतिहासिक विकास को देखते हुए यह जटिल हो सकता है। गिडेंस की समाज की अवधारणा। एक पारंपरिक अर्थ में एंथनी गिडेंस ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में समाज की अवधारणा के दो प्राथमिक अर्थों का उल्लेख किया है। सामाजिक संघ या अंतःक्रिया का सामान्यीकृत अर्थ, जिसे सामाजिक अभिनेताओं के बीच अंतःक्रिया के एक नेटवर्क या पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक संबंधों की एक अपेक्षाकृत सीमित इकाई जो अन्य प्रणालियों से अलग पहचान बनाते हुए परस्पर निर्भरता की एक प्रणाली बनाती है। जबकि शास्त्रीय समय में समाजों को इस तरह से अलग किया जाता था, आज ऐसी सीमित इकाइयों को ढूंढना और परिभाषित करना कठिन है। तेजी से यह महसूस किया जा रहा है कि ऐसी इकाइयां हमेशा मानवविज्ञानी की इच्छाधारी सोच रही होंगी। अध्ययन की इकाइयों को परिभाषित करना। अध्ययन के लिए समाज को परिभाषित करते समय एक सामाजिक वैज्ञानिक क्या देखता है? कभी-कभी कोई भाषाई सीमाओं की तलाश कर सकता है जो इसे एक संस्कृति का पर्याय बना देता है, या यह एक स्वपरिभाषित जनजाति, जाति या गांव जैसी भौगोलिक इकाई हो सकती है। हालांकि समाज की समस्याएं दुर्खीम द्वारा व्यक्ति से इसके मूल पृथक्करण से शुरू होती हैं। समाज वैज्ञानिक समाज से नहीं, बल्कि व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है और उनका अवलोकन करता है। यदि व्यक्ति विश्लेषणात्मक रूप से समाज का विरोध करता है, तो एक सामाजिक वैज्ञानिक अभिनेताओं को अनदेखा कर देगा और अमूर्तता के माध्यम से संरचना का अपना संस्करण बनाएगा। लेकिन अगर समाज सिद्धांतीकरण का उत्पाद है, तो यह समय और स्थान में प्रासंगिक है। तब समाज जो है वह सत्ता के नियमों के अधीन एक सामाजिक गतिविधि बन जाता है। उदाहरण के लिए, औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज को औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा ब्राह्मणों और शासकों जैसे भारतीय सामाजिक अभिजात वर्ग की मदद से परिभाषित किया गया था। इस संस्करण में ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता को प्राथमिकता दी गई। इस तरह के निर्माण केवल अमूर्त नहीं हैं। यदि सत्ता के स्रोत द्वारा बनाए गए हैं, तो वे वास्तविकता में बदल जाते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज को उपनिवेशवादियों द्वारा कल्पित रूप में पुनर्निर्मित किया। हालांकि समाज के बारे में एक वास्तविकता थी जो आधिकारिक संस्करण में नहीं आई। बाद में सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इस इतिहास को बचाने का प्रयास किया। 2.12 निष्कर्ष अच्छे पुराने अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर लौटें। जब हमने जो डेटा एकत्र किया है उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अनुभवजन्य वास्तविकता के महत्व पर वापस आते हैं, खासकर जब समाज और संस्कृति से निपटते हैं। मुख्य मुद्दा व्यक्ति और समाज के बीच का संबंध है। हमें अभी भी यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या हम सकारात्मक स्कूल से सहमत हैं, जो मानता है कि समाज व्यक्तियों से परे मौजूद है, या क्या हम दोनों को एक व्यक्तिपरक उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिकोण में मिलाते हैं। इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि क्या ग्रंथों को वास्तविकता के दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए या पर्यवेक्षक और देखे गए के बीच व्यक्तिपरक बातचीत के लिए स्क्रिप्ट के रूप में। भले ही हम मानते हों कि सभी वास्तविकता व्याख्यात्मक और प्रतिवर्ती है, डेटा को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कुंजी हमारे प्रतिनिधित्व में सच्चाई होना है।
जो लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं वे अक्सर सकारात्मकवादियों पर डेटा को व्यवस्थित करते समय अपने स्वयं के नियम लागू करने का आरोप लगाते हैं, वास्तविकता को साफ सुथरी श्रेणियों में फिट करने के लिए विकृत करते हैं, भले ही वास्तविकता कभी भी इतनी साफ सुथरी न हो। जो लोग नियमितता और पैटर्न की बात करते थे, उन्होंने अनियमितताओं के महत्व को नज़रअंदाज कर दिया। नियमित और अनियमित की परिभाषाएं अक्सर पर्यवेक्षक की पूर्वकल्पित धारणाओं को फिट करने के लिए बनाई गई थीं। हम जो पाते हैं वह पर्यवेक्षक की धारणाएं हैं, जिन्हें चुनिंदा रूप से प्रस्तुत किए गए डेटा द्वारा व्यवस्थित रूप से मान्य किया जाता है। उदाहरण के लिए, फोस्टर ने युकाटन के गांव का पुनः अध्ययन करते हुए रॉबर्ट रेडफील्ड पर सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था देखने का आरोप लगाया, जहां वास्तव में संदेह, असामंजस्य और छिपा हुआ संघर्ष था। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना संभव हो सके देखी गई वास्तविकता के करीब रहें, डेटा के व्याख्याकार के बजाय मध्यस्थ के रूप में कार्य करें। आधुनिक सामाजिक वैज्ञानिक, विशेष रूप से वे जो क्षेत्र की वास्तविकताओं से निपटते हैं, वे एक कथात्मक शैली से चिपके रहना पसंद करते हैं। वे उन लोगों के लिए अनुवादक के रूप में अधिक कार्य करते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह मान लेना है कि ज्ञान क्षेत्र के लोगों के पास है, व्याख्याकारों के पास नहीं। समाज को लोगों की बातचीत और गतिविधियों के परिणाम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे दुनिया के साथ जुड़ते हैं। अभिनेता और समाज के दुर्खिमियन विचार को कम वैध माना जाता है, क्योंकि समाज को अब साझा प्रतिनिधित्व की एक व्यवस्थित, सीमित वास्तविकता के रूप में नहीं देखा जाता है, जैसा कि प्रत्यक्षवादी विद्वान कभी मानते थे। चीज़ों को न केवल वैसे ही देखने का प्रयास किया जाता है जैसे वे हैं, बल्कि यह भी कि वे कैसे बनी। इस प्रकार इतिहास सामाजिक विज्ञान व्याख्याओं का एक अभिन्न अंग बन गया है, साथ ही शक्ति संबंध और उनका निर्माण भी। शक्ति संबंधों के एक हिस्से में विद्वान का दृष्टिकोण, वह स्थिति शामिल है जिससे वे बोलते हैं और दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि विद्वान की विषय स्थिति को अक्सर श्वेत और पुरुष माना जाता है। इस प्रकार तीसरी दुनिया, अश्वेत और महिला पृष्ठभूमि के लोगों को अन्य माना जाता है। कई नृवंश विज्ञान कथाओं में मैं शब्द अक्सर पश्चिमी वैज्ञानिक तर्कसंगता वाले पुरुष श्वेत विद्वान को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, जबकि लगभग सभी पुरुष श्वेत विद्वानों ने दुनिया को पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान के रूप में देखा, महिला विद्वानों ने अक्सर ऐसी प्रतिसंस्कृतियां पाईं जहां महिलाओं के पास पुरुष वर्चस्व का विरोध करने के अपने तरीके और अपनी ताकत और आवाजें थीं। इसके विपरीत, पुरुष अक्सर महिलाओं को दिखाई देने वाले उत्पीड़न के रूपों और तरीकों को अनदेखा कर देते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है, अन्य में नीचे से ऊपर तक जाति व्यवस्था का अध्ययन, अश्वेत महिलाओं के दृष्टिकोण से नारीवाद और स्वदेशी विद्वानों द्वारा स्वदेशी लोगों का अध्ययन शामिल हैं। आइए इस इकाई में अपनी चर्चा को चिंतन और कार्रवाई 2.2 अभ्यास को पूरा करके समाप्त करें, जिसमें शोधकर्ता और शोध किए जाने वाले के बीच मतभेदों से निपटने के तरीकों का पता लगाया जाएगा। भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के साथ शोध में नैतिक और पद्धतिगत चुनौतियों का सामना करना। परिचय। भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों से जुड़े शोध की शुरुआत करना नैतिक और पद्धतिगत चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है। ये चुनौतियां शोधकर्ता और विषयों के बीच लिंग, वर्ग, जाति और सामाजिक स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण असमानताओं से उत्पन्न होती हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में इन दुविधाओं को समझना और उनका समाधान करना न केवल शोध की अखंडता के लिए बल्कि इसमें शामिल प्रतिभागियों की भलाई और सम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण है। संदर्भ को समझना। कार्लेकर 2004 का अंश हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ काम करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली गहन नैतिक दुविधा को दर्शाता है। कार्लेकर का अनुभव शोधकर्ता के उद्देश्यों और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं के बीच असमानता को उजागर करता है। शोध से उन्हें मिलने वाले ठोस लाभों के बारे में उत्तरदाताओं के प्रश्न और शोधकर्ता की अपराधबोध और जिम्मेदारी की भावना ऐसे अध्ययनों में शक्ति, गतिशीलता, नैतिकता और पद्धतिगत विचारों के जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करती है। व्यक्तिगत असुविधा और नैतिक चिंताओं को संबोधित करना। सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के बीच शोध करते समय शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर्निहित शक्ति असंतुलन को स्वीकार करना और उस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस चिंतन में किसी के लिंग, वर्ग, जाति और सामाजिक स्थिति से जुड़े विशेषाधिकारों को पहचानना और यह समझना शामिल है
कि ये कारक समुदाय के साथ बातचीत को कैसे प्रभावित करते हैं। विशेषाधिकार और शक्ति गतिशीलता को स्वीकार करें। एक शोधकर्ता के रूप में मुझे अपने पास मौजूद विशेषाधिकारों के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। चाहे वह लिंग, वर्ग, जाति या शैक्षिक स्थिति हो, ये कारक हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ वास्तविक जुड़ाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आत्मचिंतन में संलग्न होना और इन विशेषाधिकारों को स्वीकार करना प्रतिभागियों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा दें। विश्वास स्थापित करना सर्वोपरि है। इसमें समुदाय के साथ काफी समय बिताना, उनके दैनिक जीवन में भाग लेना और उनकी भलाई के लिए वास्तविक चिंता प्रदर्शित करना शामिल है। सक्रिय रूप से सुनने, गैर निर्णयात्मक होने और उनके ज्ञान और अनुभवों के लिए प्रशंसा दिखाने से आपसी सम्मान विकसित किया जा सकता है। सूचित सहमति और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। प्रतिभागियों को शोध के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और संभावित परिणामों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें किसी भी गलत धारणा को स्पष्ट करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वे अपने अधिकारों को समझें, जिसमें किसी भी समय अध्ययन से हटने का अधिकार भी शामिल है। शोध निष्कर्षों का उपयोग कैसे किया जाएगा और उनसे किसे लाभ होगा, इस बारे में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इससे शोषण की भावना कम हो सकती है और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। पद्धतिगत विचार। हाशिए पर पड़े समुदायों में शोध करने के लिए एक विचारशील और अनुकूली कार्यप्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो प्रतिभागियों के संदर्भ और जीवित अनुभवों का सम्मान करता हो। सहभागी शोध पद्धतियाँ। सहभागी शोध पद्धतियों को अपनाने से प्रतिभागियों को सशक्त बनाया जा सकता है और उन्हें शोध प्रक्रिया में हिस्सेदारी दी जा सकती है। यह दृष्टिकोण शोध के डिजाइन, कार्यान्वयन और विश्लेषण में समुदाय को शामिल करता है। सहभागी कार्रवाई अनुसंधान, पार और समुदाय आधारित सहभागी शोध (CBPR) जैसी तकनीकें शक्ति असंतुलन को दूर करने और शोध को अधिक समावेशी बनाने में मदद कर सकती हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रासंगिकता। शोध पद्धतियों को समुदाय के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय भाषाओं, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक उपकरणों और उचित संचार शैलियों का उपयोग करना शामिल है। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने में स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक मानदंडों को समझना और उनका सम्मान करना शामिल है। नैतिक डेटा संग्रह और प्रतिनिधित्व। डेटा संग्रह में नैतिक विचारों में गोपनीयता सुनिश्चित करना, नुकसान को कम करना और प्रतिनिधित्व में सच्चाई होना शामिल है। निष्कर्षों को इस तरह से प्रस्तुत करना आवश्यक है जो रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रहों को बनाए रखे बिना प्रतिभागियों की वास्तविकताओं को सटीक रूप से दर्शाता हो। प्रतिभागियों की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करना। शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों की तत्काल चिंताओं और जरूरतों को संबोधित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। यह शोध में कार्रवाईन्मुख घटकों को एकीकृत करके किया जा सकता है जो समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शोध का समुदाय पर ठोस, सकारात्मक प्रभाव हो, शोषण और असहायता की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। पेशेवर और व्यक्तिगत आयामों को संतुलित करना। अंतर्निहित असमानताओं और पद्धतिगत कठोरता और नैतिक जिम्मेदारी की पेशेवर मांगों से उत्पन्न व्यक्तिगत असुविधा को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक है। चिंतनशील अभ्यास। चिंतनशील अभ्यास में संलग्न होने से शोधकर्ताओं को अपनी प्रेरणाओं, पूर्वाग्रहों और समुदाय पर उनके काम के प्रभाव का लगातार आकलन करने की अनुमति मिलती है। चिंतनशील पत्रिका रखने से व्यक्तिगत अनुभवों, नैतिक दुविधाओं और उन्हें संबोधित करने के लिए नियोजित रणनीतियों को दस्तावेज करने में मदद मिल सकती है। मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करना। स्थानीय संगठनों, सामुदायिक नेताओं और साथी शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सहायता मिल सकती है। अनुभवी सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करना और साथियों के साथ चर्चा में शामिल होना जटिल नैतिक और पद्धतिगत मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है। वकालत और सशक्तिकरण। शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करें। इसमें नीति को प्रभावित करने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए शोध निष्कर्षों का उपयोग करना शामिल है। ज्ञान,
कौशल और संसाधनों को साझा करके समुदाय को सशक्त बनाना दीर्घकालिक सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष: भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के बीच शोध करने के लिए नैतिक संवेदनशीलता, पद्धतिगत कठोरता और व्यक्तिगत चिंतन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। एक शोधकर्ता के रूप में अपने और प्रतिभागियों के बीच मौजूद शक्ति, गतिशीलता और असमानताओं को पहचानना और संबोधित करना महत्वपूर्ण है। विश्वास को बढ़ावा देने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सहभागी तरीकों को अपनाने और समुदाय की तत्काल चिंताओं को संबोधित करके शोधकर्ता सार्थक और सम्मानजनक शोध कर सकते हैं जो प्रतिभागियों और व्यापक समाज दोनों को लाभान्वित करता है। अंततः लक्ष्य एक ऐसी शोध प्रक्रिया बनाना होना चाहिए जो उतनी ही सशक्त और समावेशी हो जितनी कि यह जानकारीपूर्ण और प्रभावशाली हो। शब्द गणना 1050। इस प्रतिक्रिया का उद्देश्य हाशिए के समुदायों के साथ शोध करने में नैतिक और पद्धतिगत चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह शोधकर्ताओं के सामने आने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक दुविधाओं को संबोधित करते हुए आत्म-प्रतिबिंब, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सहभागी तरीकों के महत्व पर जोर देता है।